गिरने का अलर्ट भी है। बिहार निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। 11वें और आखिरी चरण का मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगा। इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव कराने की तैयारी है। सीएम के जनता दरबार के बाद जेडीयू कार्यालय में भी जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कई लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि आज 3 मंत्रियों को जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन पटना से बाहर होने के कारण मंत्री विजय चौधरी और मंत्री जमा खान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जनता दरबार में लोगों की फरियाद को सुनते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कई विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों की समस्याएं दूर हो। फरियाद लेकर आए कई फरियादियों ने भी अपनी समस्याओं को बताया। आज से इस की शुरुआत की गई है कि हमारे मंत्रीगण आज से बैठेंगे ऑफिस में। आज ये शुरुआत है। विभिन्न तरह का मामला है। कुछ हमारे विभाग से संबंधित मामला है, कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित मामला है, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित मामला है, कुछ सामान्य प्रशासन से है। जेडीयू मंत्रियों का जनता दरबार पहले भी आयोजित होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। अब सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है। मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक माइथन निर्माण का मानदंड। आरा में 97 करोड़ की लागत से बने रोड ओवर ब्रिज का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिन्हा ने किया लोकार्पण। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की कल होगी बैठक। जातिगत जनगणना संगठन को मजबूत करने के साथ पार्टी को घर घर तक पहुंचाने को लेकर होगा मंथन। बड़े बदलाव की तैयारी में बिहार कांग्रेस। मदन मोहन झा की होगी छुट्टी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजेश राम का नाम तय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे रांची। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर थे मौजूद। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार देने वाले तस्करों ने झारखंड में भेजे हथियार। गैंगस्टर अमन साव गैंग को हथियारों की सप्लाई। दिल्ली पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केरल और महाराष्ट्र से आने वाले रेल यात्रियों पर विशेष नजर। पटना जंक्शन पर कोरोना जांच के बाद ही यात्रियों को निकलने दिया जा रहा बाहर। और तकनीकी खराबी दूर करने के बाद बक्सर से उड़ा वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर। बुधवार को तकनीकी खराबी की वजह से बक्सर के मानिकपुर गांव में कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तिरंगा लहराकर लोगों ने दी विदाई। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक माइथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण। ग्रामीणों का हुजूम वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। पहुंची है, भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर, बहुत खातिर भी यहाँ हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। पटना एयरपोर्ट पर कल बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट एक पक्षी से टकरा गई। टक्कर के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। अच्छी बात ये रही कि जितने भी यात्री फ्लाइट पर सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी वैसे ही फ्लाइट बर्ड से टकरा गई, जिससे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। समय रहते पायलट के सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। प्लेन में 125 यात्री सवार थे जो पटना से दिल्ली जा रहे थे। फिलहाल खराब हो गई फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर खड़ी है और इंजीनियरों की टीम उसे दुरुस्त करने में लगी है। लेकिन एक बार फिर बर्ड्स हीट की घटना ने फिर से पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्वी चंपारण में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गांव में आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। सुगौली थाना क्षेत्र के बड़ैया में भरगावा पंचायत के मुखिया के घर पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इस वारदात में मुखिया पति की जान बाल बाल बच गई। मामले में सुगौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। फायरिंग से घर की दीवारों में छेद हो गया है। मेरे दीवार पर फायर हुआ। आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे। आज चिल्लाने लगा कि दीवार फाड़ गया, हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। थाना अध्यक्ष खुद मामले की जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द आरोपियों को धर दबोचने का दावा भी किया जा रहा है। बंद कमरे में ये कोई WWE की फाइट नहीं हो रही है कि हर तरफ से घिरे पहलवान पर एक साथ पहलवानों की ये फौज टूट पड़ी है। नहीं, ये कोई फाइट क्लब नहीं है, बल्कि महनार के सहदेई गांव का वो वायरल वीडियो है जिसमें बाइक चोरी के आरोपी पर गुस्से से आग बबूला भीड़ टूट पड़ी है। ये देखिए कैसे बड़े बड़े डंडे बरस रहे हैं। ये देखिए कैसे थप्पड़ और घूंसे बरस रहे हैं। ये आरोपी बार बार माफी मांग रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन युवकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीख चिल्ला रहा था, लेकिन बंद कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। दरअसल सहदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई थी।
इसी आरोप में जैसे ही ये युवक पकड़ाया, उसके बंद कमरे में जमकर धुनाई हुई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। राजकुमारगंज की व्यस्ततम सड़क से ये महिला गुजर रही है। तभी वहां खड़े अपराधी की नजर महिला के गले में चमचमा रही हार पर पड़ती है और वो पीछे हो लेता है। भीड़ भाड़ के बीच से महिला इनकम टैक्स चौराहे की ओर बढ़ी चली जा रही है। ये शातिर युवक भी पीछे पीछे चला जा रहा है। तभी जैसे ही इनकम टैक्स गोलंबर पर मौका मिला, गले से सोने की चेन खींची और सरपट भागने लगा शातिर। और चेन छपटते ही वो अपराधी गाड़ियों के बीचों बीच से दौड़ लगाने लगा। कुमारगंज से मैं पैदल निकली थी और आयकर चौक पर जाके मैंने रिक्शा लिया और वहाँ से 10 कदम बढ़ते ही पीछे से एक चोर आया और गले से चेन छीन के चला गया। दरभंगा की बिजी सड़क पर दिन दहाड़े हुई चेन छिनतई की वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। रात के अंधेरे में जंगली हाथियों का झुंड तांडव मचाने को तैयार खड़ा है। तभी जान पर खेलकर उन मतवालों के सामने डटे वन विभाग के ये कर्मचारी जलती मशाल हिला रहे हैं। हुसैल गजराज को कहीं दूर खदेड़ रहे हैं ताकि जब जंबो का काफिला वहां से गुजर जाए तो गुमला के ग्रामीण चैन की नींद सो सकें। तभी वन विभाग के जांबाजों की जांबाजी रंग लाती है और मतवाले हाथियों का झुंड दूर भागने लगता है। लेकर के हम लोग बंगाल की टीम हमारी आई हुई है और हम लोग इस टीम को लेकर के ग्रामीणों के सहयोग के साथ है ना हाथी के उस झुंड को दूर भगाने का काम कर रहे हैं। जंगली हाथियों के हुजूम ने चैनपुर के गांव-गांव में ऐसी दहशत मचा रखी है कि गांव वालों को रात जाग कर काटनी पड़ रही है। वन विभाग की ताजा पहल रंग लाई तो ग्रामीणों का रत जगह खत्म होगा और जंगली हाथी रिहायशी इलाकों से दूर चले जाएंगे। दस अगस्त को दिन दहाड़े बालू गिट्टी कारोबारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। समस्तीपुर पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी चंदन कुमार सिंह और उसके एक सहयोगी विक्की पासवान को गिरफ्तार किया है और ये पूरा खुलासा घटना को अंजाम देने वाले शूटर और उसके सहयोगियों ने किया। उसी ने बताया कि कैसे इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कारोबारी के द्वारा गांव में ही मनरेगा योजना के तहत एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण सूरज सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था और इन्हीं वजहों से कारोबारी की हत्या कर दी गई। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार भी सतर्क है। तभी तो पटना जंक्शन पर कोरोना जांच की जो तस्वीरें कुछ महीने पहले आती थीं, वैसी तस्वीरें अब फिर से देखी जाने लगी हैं। दरअसल केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं और ऐसे में बिहार आने वाले यात्रियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। पटना जंक्शन पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना जाँच सेंटर्स खोले गए हैं, जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और ANM के अलावा पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हमारे महाराष्ट्र और जो केरल से ट्रेनें आ रही है उसमें से जितने भी पैसेंजर उतर रहे हैं उसको 100% हम लोग कवर कर रहे हैं। बिहार सरकार की पुलिस है और जो रेलवे की भी पुलिस है, जो ही ट्रेनें आके लगती है खास करके केरल और महाराष्ट्र से सभी जगह से पैक करके यहाँ को पैसेंजर को लाया जाता है। यात्रियों की फौरन जांच के बाद ही उन्हें छोड़ा जा रहा है और दावा 100% रेल यात्रियों की जांच का किया जा रहा है। सरकार के बार बार सख्ती बरतने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन और उससे जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बालू के अवैध खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन औरंगाबाद में बालू का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की शिकायत कई बार स्थानीय नेता करते रहे हैं, लेकिन बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। सड़कों पर आपको आए दिन बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे। तो बालू चुराने वाले लोग हैं, उसमें सफेद पोश है,
और हमने विजिलेंस के डीएसपी के साथ सारे गांव घुमा के दिखाया है और अपने भाई भतीजा से ट्रैक्टर से बालू चुरवाते हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही बालू माफिया बेखौफ हैं और वे कानून को खुलेआम ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि जिले के एसपी जरूर दावा कर रहे हैं कि बालू माफिया पर कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल की तराई वाले इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे गंडक नदी उफान पर है। भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से गुरुवार को भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से सारण तटबंध के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है तो खेत खलियान सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पानापुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। यहाँ पर रोज कल 4 लाख पानी छोड़ा है, तो यहाँ का स्थिति बहुत भयावह है। यह स्थिति पैदा हो गया है कि बांध टूट जाएगा और पूरा जिला दहाने का संभावना है। सारण तटबंध के निचले इलाकों में बसे 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गंडक के कहर से यहां रहने वाले ग्रामीणों पर विस्थापित होने का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। ऐसे में लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सहरसा के महेशी प्रखंड के महापुर गांव के पास कोसी तटबंध के स्पर पर दबाव बढ़ने से इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन यदि जल्द तटबंध को दुरुस्त नहीं किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। बोरे में भरे बालू के साथ बड़ी संख्या में मजदूरों को तटबंध की सुरक्षा में लगाया गया है। हालांकि ग्रामीण पेड़ों को काटकर भी तटबंध के पास रख रहे हैं ताकि पानी का बहाव गाँव तक न पहुँचे। क्या लापरवाही कब से खतरा है? राखी बंधन जो भेल यहाँ जो चहका लागल ओहिमे सर कोई नहीं भेल है। यहाँ पर बुझल एकाएक ओकर ध्याने भने सर गिरा लागल। फ्लड फाइटिंग की मॉनिटरिंग खुद विभाग के चीफ इंजीनियर कर रहे हैं। हालांकि कोसी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से ऐसे हालात पैदा होते रहते हैं। वैसे विभाग हालात को जल्द नियंत्रित करने का दावा कर रहा है। कटिहार में सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का लेवल घटने लगा है, जिससे जिंदगी कुछ हद तक आसान होने लगी है। गंगा फिर से ऐसा रूप न दिखाए, इसलिए ग्रामीण महिलाएं मां गंगा से मन्नतें मांग रही हैं। बड़ी बात यह है कि मनिहारी दियारा क्षेत्र में रहने वाली इन महिलाओं को इतनी परेशानी के बावजूद मां गंगा से कोई शिकायत नहीं है। माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते आप लोग क्षमा करते हैं। जो भाई बंधु लव बेटा मधु जो भी है सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम नाराज नहीं हैं, हम लोग कोई नाराज नहीं है। जो गंगा माँ करता है बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश ने फिर से बाढ़ की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। सुपौल में पिछले 2 दिनों से आसमानी आफत ने आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन का भी जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के निर्मली प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निर्मली थाना परिसर, जल संसाधन विभाग का आईबी, पुलिस इंस्पेक्टर आवास, पुलिस बैरक सहित शहर के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाढ़ के पानी में ही आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस कर्मियों को हो रही है। बैरक में रह रहे हैं, पुलिस बैरक में, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही। बारिश की वजह से पानी पूरा रूम में भर गया है। हम लोग खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा है। सुपौल जिले की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क टूट चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज जिले के दौला में बाढ़ से ग्रामीण परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। जो सरकारी नाव मिली थी वो भी टूट गई। मजबूरन ग्रामीण
थर्मोकोल से नाव बनाकर उससे ही आना जाना करते हैं। नाव को रस्सी के सहारे खींचकर इस पार से उस पार जाते हैं। 500-600 परिवार है जिसमें कोई हम लोग का पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, सरकारी कोई भी व्यवस्था हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये क्या मतलब सब पूरे 500 परिवार जो उस पार रहते हैं सब आने जाने का यही मात्र साधन है हम लोग का। ये जो टूटा फूटा सलाह का नाव है, यह सरकारी नाव नहीं दिया गया। सरकारी नाव पहले था मगर अभी वो टूट फूट गया। इधर किशनगंज जिले के दौला पंचायत स्थित मझोक में 300 महादलित आदिवासी परिवार हैं जो 1 साल से बाढ़ और कटाव की मार झेल रहे हैं। सड़क किनारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई बार तो भूखे सोने की नौबत तक आ जाती है। गोपालगंज में मांझागढ़ प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की मुख्य सड़क पर अब चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क पर चल रहे हैं। इस सड़क की मरम्मती के लिए स्थानीय लोगों ने कई बार स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। वहीं सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय विधायक राम प्रवेश राय ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण 2017 में हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कराया गया था। सड़क को बनाने में करीब 1,41,14,000 रुपए की लागत आई थी। उम्मीद थी कि लोगों का आवागमन अब सुलभ हो पाएगा, लेकिन ग्रामीण अब भी परेशान हैं। पटना में आज से जेडीयू की अहम बैठक है। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले आज पदाधिकारियों की बैठक होगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही ये पहला मौका होगा जब जेडीयू में अगड़े वर्ग के नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तीनों नेता एक साथ नजर आएंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। ये मीटिंग आज शाम 4 बजे जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में की जाएगी। इसके बाद कल जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में स्थित कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी के इस अहम बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगेगी। 31 जुलाई को दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हिम्मत बांध कर बोल, क्या हुआ था उस दिन बताइए, थोड़ी हिम्मत रखिए। आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है। मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर को भीड़ ने बंधक बनाकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखे गांव की है। आरोपी की पहचान कुड़नी थाना क्षेत्र के कफैन निवासी
संतोष कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से 7 मोबाइल मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोमवार को संतोष अपने घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पिलखी चौक गया था। अपना मोबाइल बेचने के लिए वो एक रिक्शा चालक से बात कर रहा था। वहां मौजूद अन्य लोगों को भी उसने मोबाइल दिखाया। इसी पर स्थानीय लोगों को शक हो गया। सबने मिलकर उसे बंधक बना लिया। मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आरोपी युवक की डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। पीड़ित शख्स लोगों से रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ पीटने वाले लोगों का हौसला बढ़ाती रही। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दानापुर में बेहटा थाना क्षेत्र से भागा प्रेमी जोड़ा पहुंचा। जानकारी के बाद प्रेमी के मौसा ने दोनों को फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा दिया। फिर क्या था, प्रेमिका ने थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। प्रेमिका ने थाने में ही गाली गलौज और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी उसे किसी तरह से शांत कराने की कोशिश करने लगे, बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थी। कभी थाने से भागने की कोशिश करती तो कभी अपने प्रेमी को भगाने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। बाद में प्रेमी ने ही उसे शांत कराया। दरअसल ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कंचनपुर गांव में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जबकि प्रेमी सूरज शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन उसका कहना है कि वो 5 साल से मुस्कान से प्यार करता है और अब उससे शादी निभाना चाहता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। गया में पहले प्यार फिर शादी करके यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। दरअसल लव, सेक्स और धोखा का ये मामला कानपुर शहर की रहने वाली युवती से जुड़ा है, जबकि युवक गया के मंझार का रहने वाला है। पीड़ित युवती न्याय का गुहार लगाने गया एसएसपी के पास पहुंची है। युवती ने बताया कि मेरे और योगेश कुमार के बीच चलती ट्रेन में मुलाकात हुई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर शादी कर 2 वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहे। अब योगेश किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। इस मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। युवती शादी की तस्वीरें दिखा रही है, हर बात साबित कर सकती है, ये भी कह रही है। बातें करी, उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया। कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया। नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। लेकिन सच क्या है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। शौच के लिए घर से निकली नाबालिग को कुछ युवकों ने जबरन इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। दबंग फिर से लड़की को परेशान ना करे। बिहार के पूर्णिया में मंगलवार की सुबह लूट की बड़ी वारदात हुई। जिले के बाढ़ प्रभावित टीकापट्टी थाना के गोड़ियर हाई स्कूल के पास सुबह 9 बजे घटना को अंजाम दिया गया। हथियार भिड़ाकर मवेशी व्यापारियों से बाइक सवार अपराधियों ने 21 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही टीकापट्टी थाना प्रभारी अरविंद कुमार और कटिहार की पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गयी। टीकापट्टी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि कुछ मवेशी व्यापारी खरीद बिक्री के लिए खगड़िया से चपहरी हाट जा रहे थे। तभी गोड़ियर हाई स्कूल के पास 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर स्कॉर्पियो रुकवाकर मवेशी व्यापारियों से रुपए लूट लिया। दोपहर तक केस दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि व्यापारी द्वारा 21 लाख रुपए लूट की बात बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना अंतर्गत कर्णपुरा मोड़ पर बीते दिनों सड़क दुर्घटना को लेकर प्रशासन और पब्लिक में झड़प हो गई।
इस मामले में पुलिस ने मृतकों को भी नामजद अभियुक्त बना दिया। बेंगाबाद सीओ की पिटाई मामले में सीओ की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 3 मृत लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उनमें मृतकों के नाम शामिल होने की पुष्टि हुई तो सभी हैरत में पड़ गए। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि झड़प मामले में कई निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संबंध में कर्णपुरा पंचायत की भोजदहा निवासी महिलाओं ने सफाई दी है। पति का क्या नाम है? कब डेथ हुआ? और 2020 में। अच्छा, तो एफआईआर कैसे हो गया उसके खिलाफ? तो वही तो कैसे अब दे डाल के, जब दुनिया पर वो है ये न है तो नाम कैसे दे डाल। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ऐसे में गिरिडीह की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी